जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू समेत 3 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के अलावा विशाल चौधरी, जयपुरियार और इसी के साथ आपको बता दें कि निशीथ केसरी के खिलाफ इंफॉर्मेटिव नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों को किसी भी हाल में देश छोड़कर भागने की इजाजत नहीं है। बता दें कि 24 नवंबर की शाम को मनरेगा होटल मामले में फरार चल रहे विशाल चौधरी विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन विशाल चौधरी को उनकी पत्नी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद ही ईडी के अधिकारियों ने विशाल चौधरी को 28 नवंबर को समन जारी कर रांची के ईडी कार्यालय बुलाया, जहां ईडी के अधिकारियों ने मनरेगा घोटाले मामले में अशोकनगर स्थित उसके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपम हमारे साथ लाइव बनी हुई है। रूपम, सीएम हेमंत सोरेन के सलाहकार समेत 3 लोगों पर अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी? जी दीदी, बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद, वो उनसे भी 3 दिनों तक ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद विशाल चौधरी को भी बुलाया गया था, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों पहले वो थाईलैंड अपनी पत्नी के साथ विदेश भाग गए थे और उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया था और उसे 28 तारीख को ईडी कार्यालय में पेश होने की बात की गई है। साथ ही ये भी बता दूं कि मनरेगा घोटाले मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले और खान लीज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है और 28 तारीख को विशाल चौधरी को पेश होना है। उसके साथ साथ अभिषेक प्रसाद जो सीएम के प्रेस सलाहकार है, उन्हें भी देश छोड़ के जाने की बात की गई है। उन्हें किसी हर हाल में उन्हें देश छोड़ के बाहर नहीं जाना है। जी कर दिया गया है, लेकिन अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या इसको लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? हवाले से खबर आई है कि उन्हें 28 तारीख को पेश की जाएगी विशाल चौधरी को। उसके बाद ही कुछ खबर मिल पाएगी, क्योंकि अपने से कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि क्या कुछ होगा वो तो 28 तारीख के बाद ही ईडी अधिकारियों के द्वारा पता होने के बाद ही बता पाऊंगी। उसके लिए शुक्रिया। चले अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां आपको बता दें कि झारखंड में के जो सभी जिले हैं वहां आपको बता दें कि उपायुक्त लगातार कई तरह के यहाँ पर कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना और ऋण माफी मुख्यमंत्री पशुधन योजना विषय को लेकर एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के बाद झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने सुखाड़ राहत योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग को निर्देशित किया है। इसके साथ ही योजना किस प्रकार से धरातल पर उतरकर प्रभावित लाभुकों के बीच पहुंचे और लाभार्थी किस प्रकार से लाभान्वित हो, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री के द्वारा संबंधित विभाग के साथ विचार विमर्श किया गया। मैं आपके माध्यम से राज्य के जनता को भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में 22 जिले के 226 प्रखंडों में आवेदन लिए जाने हैं और अंतिम तिथि 30 तारीख को, 30 नवंबर। कई जगह प्रक्रिया शुरू भी है। इसमें लोगों को फ्रेश आवेदन देना है और टोकन के रूप में 1 रुपया उनको जमा करना है। मतलब उनका 1 रुपया आ गया तो हम ये समझेंगे कि उनका आवेदन हमें मिल गया। आवेदन उन सभी किसानों को देना पड़ेगा जिनके पास या तो 1 डिसमिल जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, 10 एकड़ जमीन हो या फिर जमीन हो ही नहीं। जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना, यदि सुखाड़ की स्थिति नहीं आती, वर्षापात का औसत अच्छा रहता है, तो हमने जो कवायद की थी हमारे कोऑपरेटिव से झारखंड राज्य फसल राहत योजना, उसके तहत लोगों को लाभ दिया जाता है।
6,200। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। रूपम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखाड़ राहत योजना पर चर्चा की और एक महत्वपूर्ण बैठक की, और कौन कौन से प्रमुख एजेंडे रहे यहाँ पर मुख्यमंत्री की बैठक में? मैं बता दूं कि ये जो मुख्यमंत्री की सुखाड़ योजना है उसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एक प्रेस वार्ता कर यह बताया है कि जो कृषि क्षेत्र में इस बार जो सुखाड़ हुआ है उस सुखाड़ राशि को लेकर जितने भी प्रखंडों में जो राशि दी जानी है और जो लैंड पोजीशन की बात हुई थी वो उसे कुछ भी नहीं देना है और 30 नवंबर तक उन्हें एक आवेदन देना है और मात्र ₹1 वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसके बाद जो सुखाड़ राशि जो 3,500 रुपए देना है उन्हें हर प्रत्येक किसानों को दी जाएगी। साथ साथ जो अनुदान राशि के तहत जो बीज वितरण होगा उसे भी हर किसानों तक पहुंचाना है और उसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दो कि जो प्रखंड स्तर से जो किसान या फिर गरीब स्तर के लोग जो प्रखंड कार्यालय नहीं आ पाते हैं उन्हें वहाँ पे पदाधिकारी उस गांव प्रखंडों तक जाके जो किसानों की जो राहत योजना हो फिर जो भी किसानों के तहत जो सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री वगैरह दी जाती है उसे वहाँ पे जाके खुद ही अधिकारियों को जाकर वहाँ पे देना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुखाड़ के तहत जो लैंड की सर्टिफिकेट जो दी जानी थी उसे भी नहीं दिया जाएगा और हर किसानों को जो सुखाड़ से ग्रसित हुए हैं उन्हें हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था और मुहैया। लेकिन रूपम, इस बैठक में जिन तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया उसमें महत्वपूर्ण था सुखाड़ राहत योजना, तो ऐसे में जो लाभार्थी है जो किसान है उन्हें सीधे तौर पर किस तरह से फायदा धरातल पर मिलता हुआ नजर आ पा रहा है? ऋतु में बता दूं कि ये जो किसान मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना की बात है वो उन्हें 30 तारीख तक आवेदन हर प्रखंड के कार्यालय में देना है। उसके बाद जिनके आवेदन आ जाएंगे उसे सर्टिफाई किया जाएगा। उसके बाद सारे लोगों को वहाँ के अधिकारी उस प्रखंड स्तर के गांव में जाकर उन किसानों को जो प्रभावित हुए हैं और उन्हें स्पॉट पे जाकर ही उन्हें जो सुखाड़ राशि की जो 3,500 रुपया है उन्हें दी जाएगी। इस बीच ये जानने की कोशिश करेंगे, देखिए धरातल पर तो यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कई योजनाओं को उतारा जा रहा है और उन योजनाओं के तहत यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि हर अंतिम व्यक्ति तक उस चीज का लाभ पहुंच सके। लेकिन ऐसे में जो निचले स्तर के तमाम अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़झाला या फिर किसी तरह के घोटाले का काम करते हुए नजर आते हैं। क्या उनको लेकर भी सख्त हिदायत इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दी गई? बिल्कुल, जिस तरह से कल बैठक की गई थी उसमें सख्त हिदायत अधिकारियों को दी गई है कि अगर इस जो योजनाएं चला रही है और हर गरीब स्तर के लोग अगर नहीं मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ के अधिकारी संदेह के घेरे में होंगे और उन पे उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी और हो सके तो उन पे कार्रवाई भी करने की बात की गई है। जी बिल्कुल रूपम, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। वहीं जंगल में अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों में छापेमारी, आरा मशीन सहित लाखों की लकड़ियां जब्त की गई है। तो बड़ी खबर जहां तीसरी सीओ और असीम बाड़ा और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकाय पुलिस ने संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई की है। आरा मिल में दिलीप साव और तुलसी ठाकुर का अभियुक्त समस्त गांव वन परिक्षेत्र के कर्मी भी शामिल हुए। सभी की गिरफ्तारी के लिए विभाग प्रयासरत है। अपराधियों को जल्द ही अब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सभी की गिरफ्तारी के लिए विभाग प्रयासरत है और इस बीच समस्त गावा वन प्रक्षेत्र कर्मी भी शामिल है, जहां जंगल में अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों पर अब छापेमार कार्रवाई यहां चलती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरह से बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सुरक्षाकर्मी भी इस दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी की गिरफ्तारी के लिए विभाग लगातार यहाँ पर प्रयासरत है कि जो भी इस दौरान संलिप्त पाया जाता है तो उस दौरान उसकी गिरफ्तारी की जा सके। इस तरह के एक्शन लगातार चलाए जा रहे हैं। आरा मशीन सहित लाखों की लकड़ियां जब्त इस दौरान की गई है, जहां तीसरी सीओ असीम बाड़ा और लोकाय पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है और ऐसे में आरा मशीन समेत तमाम जो लकड़ियां हैं वो भी जब्त की गई। क्या इस तरह का एक्शन आगे भी देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, वन विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जंगल का अवैध तस्करी और जंगल में चलने वाले सारे अवैध कारोबार पर नकेल कसने का काम किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अब फिलहाल पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जो लकड़ियां जब्त की गई हैं, आगे किस तरह से अपने एक्शन को यहां पर बढ़ाएंगे और जो बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई है इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है वो किस तरह से अब हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर चुकी है और आगे भी छापेमारी करने वाली है। और जो सारी लकड़ियां हैं ये सारा गांवा बीट कार्यालय पहुंचाया जा चुका है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा की शुभम, शुक्रिया। चतरा शहर के बीचों बीच बने ऐतिहासिक नयकी तालाब के मरम्मत और कायाकल्प का मार्ग पूरी तरह से साफ हो चुका है। जहां आपको बता दें कि डीसी अबू इमरान की सख्ती के बाद हरकत में आए और अंचल कार्यालय और नगर परिषद प्रबंधन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर तालाब को अतिक्रमण से मुक्त भी करा दिया। तालाब की भूमि पर अवैध रूप से बनी 1 दर्जन से अधिक दुकानों और घरों को भी इस दौरान ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मौके पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल और दंड अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी ताकि अतिक्रमणकारियों के संभावित विरोध का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जा सके। नगर परिषद चतरा अंतर्गत नयकी तालाब का सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है और इसमें कार्यादेश भी निर्गत है, परंतु अतिक्रमण रहने के कारण कार्य आरंभ नहीं हो पाया था। उपायुक्त महोदय चतरा का निर्देशानुसार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत अतिक्रमणवाद चलाया गया। 3 नोटिस भी इन लोगों को निर्गत किया गया था कि अतिक्रमण हटा लिया जाए। इन लोगों के द्वारा अपने स्तर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर पालिका का कार्यपालक पदाधिकारी के साथ और पूरी पुलिस टीम के साथ आज हम लोग इस अतिक्रमण को हटा रहे हैं ताकि सौंदर्यीकरण का कार्य आरंभ किया जा सके। और भी अतिक्रमण को हटाया जाएगा? हाँ, और भी क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आगे भी अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाएगा। बात करेंगे मुजफ्फरपुर के, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे और इसी के साथ आपको बता दें कि मौजूदा सरकार पर उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है। जहां लेखिका अंबिका अंबर के साथ दुर्व्यवहार बिहार का अपमान है, ये बात आपको बता दें कि सैयद शाहनवाज हुसैन ने बोली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेखिका के साथ दुर्व्यवहार पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सैयद शाहनवाज ने AIMIM पर भी एक बड़ा निशाना साधा और कहा कि भाईजान को नहीं बनाने देंगे, बिहार को देंगे का केंद्र। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सैयद शाहनवाज ने AIMIM पर भी एक बड़ा निशाना साधा। साथ ही लेखिका अंबिका के साथ दुर्व्यवहार बिहार का अपमान है, ये बात उनकी तरफ से की गई और इसके साथ ही कहा कि सरकार को लेखिका के इस तरह के जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पर भी एक बड़ा निशाना साधा। वहीं कुढ़नी उपचुनाव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्री जनसभा और प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं अब AIMIM के द्वारा गुलाम मुर्तजा अंसारी को प्रत्याशी बनाकर चुनाव में खड़ा करने से मुकाबला अब रोचक हो चुका है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी अब अपने उम्मीदवारी को यहां जिताने की अपील कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा कि कुढ़नी में हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि हर दलित वर्ग और हर वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है, क्योंकि हम जात पात की बात नहीं करते। और क्या कुछ कहा AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने, वो आपको सुनवाते हैं। लोग अकलियतों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, उनको अकलियत का वोट मांगने का कोई हक नहीं बनता है। जो लोग अकलियतों के सीने पर
जब बंदूक चलती है, गर्दनों पे तलवारें चलती हैं, बहन बेटी की आबरू उठती है, जो लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं वो लोग अक़लियतों की वोट मांगने के हकदार नहीं है। जो लोग उर्दू के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं वो लोग अक़लियतों के वोट के हकदार नहीं है। ये झूठा बहाना करते हैं और मैं समझता हूं कि कुर्नी ही नहीं, पूरे मुल्क में जो हम लोगों ने जगाया है और बिहार की एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने जगाया है, यकीनन है कि इनके झांसे में अब लोग आने वाले नहीं। अररिया में जीएसटी की रेड करने गए अधिकारियों के नाश्ता करने की तस्वीर अब सामने आ गई है। दरअसल जीएसटी की शहर के मां गायत्री एंटरप्राइजेस और मां गायत्री सप्लायर के 2 प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की गई। बस स्टैंड पर बने गोदाम को सील कर दिया गया, जबकि ओम नगर में बने गोदाम में जांच पड़ताल अभी चल रही है। एक तरफ तो अधिकारी जीएसटी चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर इन्हीं अधिकारियों की है, जिसमें अधिकारी खाते पीते नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो वाणिज्यकर विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। रेड ठीक कर लो। रहा है तो उसी के अंतर्गत यहाँ भी हुआ है। ये भी जो है अपने टैक्स लायबिलिटी जितना इनका आउटपुट टैक्स बनता है वो 100% आईटी से ही समायोजन कर रहे हैं। इस कारण इनके यहाँ ये जीएसटी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है और इनका फिजिकल वगैरह सब चीज़ हम लोग लेंगे। उसके बाद जिससे इनका अकाउंट्स वगैरह चेक करने के बाद ये हम लोग देखेंगे कि टैक्स की क्या स्थिति बन रही है और उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गोदाम को सील कर दिया है। हाँ, गोदाम को चूँकि अभी जो है वो इनके ये अभी चूँकि प्रोसेस में है, जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक, चूँकि आज पूरा नहीं हो पाएगा फिजिकल, तो यहाँ भी हम लोग फिर सील करके चले जाएंगे। फिर कल सुबह द्वारा इस सील को तोड़ के फिर फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य लिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, जीएसटी रेड करने के अधिकारी रेड की या नहीं, सिर्फ नाश्ता ही नजर की जो तस्वीरें वायरल हो रही है वही सामने आ पाई? मनीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल मनीष से संपर्क नहीं हो पा रहा। देखिए, लगातार तस्वीरें आपके सामने साझा कर रहे हैं, जहां जीएसटी रेड करने के लिए तमाम जो अधिकारी गए थे उनकी नाश्ता करते हुए तस्वीरें सामने आ रही है, जिसके बाद अब उनकी कार्यशैली पर खुद ही यहां पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में रेड करने ये अधिकारी गए थे लेकिन वहां नाश्ता किया जा रहा है। निरसा प्रखंड अंतर्गत बैजना पंचायत के लंगूर समाधि स्थल स्थित हनुमान वाटिका में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि राजार्य सभा प्रदेश अध्यक्ष हर आर्य ने कहा कि लंगूर हनुमान स्वरूप होते हैं। बैजना ग्रामीण और मुखिया अजय पासवान के सहयोग से लंगूर के समाधि स्थल स्थित हनुमान वाटिका पर आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जल्द ही हनुमान वाटिका में हनुमान जी का भव्य मंदिर भी बनवाया जाएगा। के बाद से हनुमान जी का हनुमान वाटिका में जो बैजना पंचायत के मुखिया अजय पासवान ने यह शिलान्यास किया है और उसी का कल सारा गतिविधि बढ़ रहे हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह अजय पासवान के बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए। और हम लोग शनिवार मंगलवार विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी यहाँ के माताओं एवं बहनों और बैजना ग्राम वासियों के द्वारा। यहाँ पे हनुमान जी का पूजा हो रहा है, क्योंकि आज से 12 दिन पहले समाधि स्थल के रूप में यहाँ पे विकसित किया गया है। तो हम लोग सभी का सौभाग्य का बात है और हम सभी से अपेक्षा ये करते हैं कि जनता का सहयोग से, सभी समाज का सहयोग से यहाँ पे भव्य हनुमान जी का मंदिर का स्थापना हो। क्योंकि धनबाद में मंदिर बहुत सारा है, लेकिन ये एक तरीक़ा से अगर हम कहें तो समाधि स्थल है, मतलब साक्षात यहाँ पे हनुमान जी का, भगवान जी का, राम जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो हम लोग तरफ से जितना बन पड़ेगा हम लोग मंदिर कमेटी के साथ में हमेशा खड़ा है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे विशाल मंदिर का निर्माण हो, जिसका सभी जनता को और आशीर्वाद लेने का मौका प्राप्त हो।